So, hello everyone, welcome to EduTap. We are here for a success story session, and today we have with us Mr. Suraj, who is currently working in Bank of India. एंड इन्होंने जैब क्वालिफाई किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आज हम इनसे बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर. Okay, thank you, ma'am. सो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज यू टोल्ड मी, राइट? Yes, ma'am. तो इसमें टोटली आपने कब से सर अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करी? आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट. प्रिपरेशन में मतलब अभी क्या है, वैसे जनवरी से थोड़ा थोड़ा मैंने चालू कर दिया था, बट सीरियस प्रिपरेशन वैसे अभी 1-1.5 महीना पहले ज़्यादा टाइम अलॉट किया था. अदरवाइज उसके पहले थोड़ा थोड़ा डेली का आधा घंटा, पौन घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा थोड़ा पड़ता था. ओके. तो आपने जो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी उसमें कौन कौन से सोर्सेज का आपने यूज किया? मतलब कहाँ कहाँ से आपने वो मटेरियल एंड एवरीथिंग यू गैदर्ड? मतलब मटेरियल तो मैंने बहुत सारा मतलब उतना पढ़ा, मतलब गो थ्रू किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट. बट फर्स्ट मतलब एक कोइंसिडेंस है या कुछ पता नहीं, पर मैं एजुटेक को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन की शुरुआत वही से एक्चुअली चालू हो गई थी. क्योंकि मैं थोड़ा खुल के बताना चाहूँगा कि मैं मतलब जेआईबी तो वैसे मैं बैंक में 7-8 साल से हूँ, पर अभी मेरा दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो इसलिए मैं जेआईबी देने का कोई दिमाग में मेरे आया नहीं था वैसे जेआईबी सीआईबी का. पर अभी नवंबर दिसंबर में थोड़ा डिसाइड किया था, दिसंबर 2024, तो कि जेआईबी अपने को देना है. उस हिसाब से थोड़ा देख रहा था कि क्वेश्चन कैसे रहते, क्या रहते, वो देखने के लिए थोड़ा क्यू वगैरह मैंने गूगल पे सर्च किया. तो उसमें मेरे को एक दो एजुटैप छोड़ के और एक दो मतलब सोर्स थोड़े दिखाई दी. फिर उसमें से मैं एजुटैप में थोड़ा देख लिया, तो उसको मेरे को थोड़ा सही लगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से उन्होंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो पीडीएफ्स थे कि क्यू किस तरह से आए थे, या मतलब उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है. तो मेरे को थोड़ा सही लगा. तो फिर बाद में मैंने पीवाईक्यू जो मेरे को जिसकी चारों सब्जेक्ट के देखने थे, तो उसके लिए एजुटेक को ही रेफर किया. तो शुरू तो यहाँ से हुआ था. अच्छा, तो मतलब पीवाईक्यूज आपने सबसे स्टार्टिंग बिल्कुल पैटर्न देखने से करी और वहां से आपको एड्यूटैप का पता चला. तो आपने Yes, yes. यूट्यूब वीडियोस ही हमारी फॉलो करी और वर यू एनरोल्ड? एक्चुअली पेड कोर्सेस मैंने तो कुछ लिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. पर उसके बाद मेरे को क्या देखना था कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं, किस तरह से आते हैं. लोग बोलते हैं वो टिपिकल रहता है या ऐसा वैसा, जो कुछ भी हो, तो मेरे को खुद से देखना था कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है, किस तरह के ऑप्शंस भी किस तरह के रहते हैं. उसके लिए एजुटेक का मेरे को बहुत मतलब बहुत बड़ा फायदा हुआ. उसके लिए मैं एजुटेक को थैंक्स कहना चाहूँगा. और दूसरा चीज़ कि उसके बाद मैंने मतलब क्या शुरू में मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि अभी लोग बोलते थे ना कि एफएम सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ रहता है इन चारों सब्जेक्ट में से जेआईबी के लिए. जी जी तो जी. मैं एफएम से ही चालू कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो पीडीएफ जो भी थे 23-24 के जो टोटल 4 अटेम्प्ट्स के जो ये रहते के रहते वो बहुत थ्रू किए. तो पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का. और क्वेश्चन के साथ इतना ही नहीं, मतलब आपने सिर्फ कंटेंट ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं दिए, या पर उसके साथ उसका कंटेंट भी दे दिया कि अगर एक क्वेश्चन समझो इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन आए, तो उसका और वो ऑप्शन वगैरह दिया है, उसका एनालिसिस करके दिया है, और उसका कंटेंट भी नीचे दिया है. तो मतलब मेरे को अंदाजा आ गया वो पीवाईक्यू देखने से ही कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है. तो इसलिए जब कितनी मैं फ्रीक्वेंसी? हाँ जी. तो मेरे को उतना ज़्यादा मतलब बाद में टेंशन नहीं आया इस अपने को इतना मतलब डिफिकल्टी लेवल वगैरह जो कुछ भी एक एरिया रहता है उस सब्जेक्ट का, वो समझ में आ गया. तो मेरे को भी मतलब इजी हुआ. और उसके बाद मैंने टू बी ऑनेस्ट
वीडियो तो इस टाइप के दो दो सब्जेक्ट के लिए स्पेशली मैंने ज़्यादा यूज़ किया, ये कर दिए। वो एएफएम वाला अभी सर के नाम मेरे को पता नहीं है, टीचर्स के नेम, पर ओके वो एएफएम के लिए मैंने रेफर किए थे, पुरानी जो 1 साल पहले की जो वीडियोस थी, ओके तो वो मैंने दे मतलब उसका व्यूज वगैरह भी अच्छे थे उस हाँ जी वीडियोस को। वो देखकर वो देखकर मैंने वो और रेफर किया एएफएम के लिए। तो क्वालिटी भी मेरे को अच्छी लगी, वो कंसेप्ट वगैरह अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाया था। और दूसरा चीज़ की पीपीबी के लिए भी मैंने इसी टाइप के वीडियो जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल थे, रिविजन सेशन या मैराथन सेशन, जो भी कुछ आप बोलिए उसको, हाँ जी तो वो प्रेफर की। ओके। और तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैकग्राउंड कॉमर्स ही है या आपने जो पढ़ाई है वो किसी और फील्ड से करी है? मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। ओके। तो यस। बैंकिंग में तो फिर कैसे इंक्लाइनेशन हुआ सर? एक्चुअली मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना था, और मेरा मैथ्स या रीजनिंग का जो भी है तो मेरा अच्छा था थोड़ा। तो वो सोचकर मैंने थोड़ा एक स्टेबल जॉब के लिए, बैंकिंग के लिए मतलब अटेम्प्ट दिया था। हाँ जी तो ऑफिसर कैडर में तो मेरा पीओ के लिए सिलेक्शन थोड़ी तो नहीं हो पाया, पर क्लेरिकल का मेरा हो पाया, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया था। तो फिर उसके बाद बैंकिंग का जर्नी स्टार्ट हो गया। दैट्स ग्रेट सर। तो आपको इन सब सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा टफेस्ट, जैसे आपने बताया आपको एएफएम लगा, टफ तो नहीं बोलेंगे बट क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड से नहीं थे। नहीं, टफ मतलब वो भी चीज़ें क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ जी एक्चुअली जो था मतलब लोग ऐसा बोलते थे, मतलब अपने दोस्त वगैरह लोग वगैरह रहेंगे, उनसे मैंने पूछा था कि जय भी कैसा रहता है, क्या रहता है। अभी मैं बैंक में 7 साल से हूँ, वैसे सात हाँ आठ जी साल से हूँ। और मैं तो अभी सीरियस दिसंबर 24 में हो पाया, मतलब लगभग 7 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि जे भी अपने को देना है। हाँ जी पर तब तक मैं दोस्तों से वगैरह, कलीग से अपने जो रहते थे उनसे पूछा, बहुत सारे जो अपने सर्कल में रहते, तो वो बोल रहे थे कि एएफएम में यूजुअली डिफिकल्ट रहता है, या हमने गूगल भी कर लेंगे तो उसमें एएफएम भी डिफिकल्ट रहता है, स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। जी तो उसलिए मैंने एएफएम से चालू कर दिया। पर जो मैंने रियलाइज किया कि मतलब एएफएम के लिए मैंने वैसे टाइम भी ज़्यादा वैसे दिया, तो मेरे को उसमें 76 मिले। तो वाह मेरे को उतना डिफिकल्ट टाइमिंग के हिसाब, मतलब जो मैंने टाइम अलॉट किया उस हिसाब से मेरे को उतना डिफिकल्ट लगा नहीं। और पेपर का लेवल भी वो अभी बाकी पेपर्स के साथ देखा जाए तो उतना डिफिकल्ट नहीं था वैसे। पर जो कुछ भी था उसके हिसाब से मेरे को उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, इवन मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ हाँ जी फिर भी। दैट्स ग्रेट। तो आपने जैब के बारे में मतलब कहाँ से, मतलब वेयर डिड इट कम फ्रॉम द थॉट कि अब आपको जैब, जैसे कि आपने बताया आप 7-8 साल से बैंक में ऑलरेडी यू वर वर्किंग, एंड साथ साथ आपने अभी ये भी मेंशन किया बीच में कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो साथ ही साथ अपने जैब के लिए अपियर करने का मतलब कहाँ से वो मोटिवेशन आई? बिकॉज आई एम श्योर इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। मोटिवेशन तो एक वो इंक्रीमेंट मिलता है, वही मेरे लिए मोटिवेशन था। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली क्या, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो उस चीज में मेरा मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था उसके मेरे एग्जाम्स की ओर। हाँ जी पर फिर बाद में थोड़ा मेरे को रियलाइज हुआ कि उधर का प्रिपरेशन चलता रहेगा या जो कुछ भी है, पर इंक्रीमेंट अपने 6-7 साल में हमने एग्जाम नहीं दिया तो हमारा इतना लॉस हो गया वगैरह वगैरह। और जिस तरह का प्रिपरेशन मेरा उधर से चल रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रहते हैं, उधर जितना एफर्ट मेरा जा रहा था उतना एफर्ट की तो इधर जरूरत वैसे नहीं है। एक मेरे को रियलाइज हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा पॉज लेकर जेआईबी से क्लियर करेंगे ऐसा थॉट मेरा मन में आया। ओके। तो आपने टोटल जैसे आपने बताया कि जनवरी से आपने थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया एंड 1.5 महीने की आपने फुल फ्लेजेड जो प्रेपरेशन है वो आपने करी, तो इसमें आप अपनी जॉब अलोंग विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी लिविंग विद योर फैमिली, तो फैमिली को टाइम देना, जो पर्सनल लाइफ एक बैलेंस रखना, तो उसके बीच में आपने प्रेपरेशन के लिए जैब की टाइम कैसे निकाला? एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैडम, क्योंकि हाँ अभी जी हम हमारा बैंक का भी डेली
अपना वर्किंग आवर्स रहता है, एक्टिव जॉब रहता है, या जो दिन भर हम काम करते हैं उसके बाद भी थकान वगैरह रहती है, ये चीज़ें हमें बिल्कुल। जस्ट पूरा हो जाते हैं। और फैमिली वगैरह रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हमको ज़्यादा वक्त वैसे मिलता नहीं है। जी। और शुरू शुरू में हम जब चालू करने जाएंगे, मतलब जेईबी का प्रिपरेशन समझो चालू करना है अभी, तो समझो शुरू से ही 4-4 घंटे का पढ़ाई करना है या 3 घंटे का करना है, ऐसा अगर दिमाग में रख लिया तो फिर स्टडी नहीं हो पाएगा, या मेरे से भी वो नहीं हो पाता। तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक ही सब्जेक्ट शुरू में लिया जनवरी में, कि एक एंड सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट है ना तो उसका चालू करेंगे। और शुरू में मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत मतलब एक एक घंटा ही, अपने को 1 घंटा ही पढ़ने का है, पर कंसिस्टेंटली पढ़ने का है, ये दिमाग में ये कर दिया था। और सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, मतलब पूरा जो सब्जेक्ट्स है उनका एक क्या बोलते हैं दायरा समझ में आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हाँ, तो डेली का एक एक घंटा करके, मतलब जब लगभग आप बोल सकते हैं कि जब तक मार्च एंड हो रहा था या अप्रैल के फर्स्ट वीक वगैरह तक, तब तक मैंने चारों सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू देख लिए थे। और उतना ज़्यादा भी मैंने वक्त वैसे दिया नहीं था। तो ऐसा अगर दिमाग में रखेंगे कि 4 घंटा करना है, 3 घंटा करना है, तो फिर वो प्रेशर लगेगा। तो इसलिए हम एटलीस्ट 1 घंटा तो दे सकते हैं, ये सोचकर मैंने शुरू किया। फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इवेंचुअली वो क्लैरिटी भी आ गई मोटिवेशन भी सब्जेक्ट। आती रही साथ साथ। हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली वो फिर फ्लो टाइम आ हम जाता जब है। शुरू में हमने जो 1 घंटा अलॉट किया था वो ऑटोमेटिकली बाद में बढ़ जाता है। हाँ जी, तो आई वाज आस्किंग इफ you have to give suggestion to any candidate who is preparing for JAB, तो आप यही 3 suggestions आई थिंक देना चाहेंगे कि फर्स्ट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप 1 घंटे से चाहे स्टार्ट करो, बट यू हैव टू पुट इन डेली, राइट? एंड Yes. PYQs आई थिंक आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन्होंने आपको, बिकॉज आपको एक एम्बिट समझ में आ गया कि किस डेप्थ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिकरिंग है, राइट? Yes. इसके अलावा और कोई चीज़ और कोई चैलेंज अगर आपको आया या उसको आपने सॉल्व कैसे किया, तो आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। चैलेंज मतलब अभी मेरा स्कोर कार्ड में से आपको अगर मैं बताना चाहूँ, आपने हाँ जी। देखा भी होगा कि आईएफएस का मेरा थोड़ा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पीसीएस रहते स्टेट पीसीएस, उसके लिए इकोनॉमी वगैरह मैंने स्टडी कर दिया था। तो ओके। अपना जो आईएफएस का फर्स्ट जो पेपर है, तो उसके लिए अच्छा खासा मतलब इकोनॉमी पूछा जाता है। तो वो मेरे को उसमें भी वो बड़ा अच्छा फायदा हुआ, 79 मेरे को मिल गए फर्स्ट पेपर में। और ओके। एफ में भी अच्छा प्रिपरेशन कर दिया तो उसमें भी 76 मिल गए मेरे को। और बाकी सब्जेक्ट्स दो थे, पीपीबी और इसका रिटेल का। तो पीपीबी में क्या थोड़ा डिफिकल्टी आई मैडम, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। और रिटेल में भी डिफिकल्टी आई क्योंकि डिफिकल्ट था पेपर। पर मैंने उस पेपर सॉल्व करते वक्त भी मेरे को रियलाइज हुआ कि इधर अच्छा मार्क मिला अपने को, पर इधर क्या विकेट भी अपना जा सकता है, मतलब कि पास होंगे नहीं होंगे, ऐसा थोड़ा एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन एग्जाम हॉल मेरे को लग रहा था। पर एक बात मैंने दिमाग में अपने रखी थी, कितना भी पेपर डिफिकल्ट लगे, कितना भी मतलब अपना पूरा एनर्जी अपना उसमें चला जाए, कितना भी डिफिकल्ट लगे, कुछ भी हो जाए, पर वो 2 घंटा अपने को पेपर में रहना है और अपना लगे रहना है, मतलब छोड़ना नहीं है, उठ के नहीं जाना है। और जो डिफिकल्ट भी क्वेश्चन अगर आ रहे तो उसको थोड़ा बहुत 10-12-15 सेकंड में पता चलता है कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी रहने वाला है, तो इसलिए उसको स्किप करके जो आगे बढ़ना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समझो डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच में रहेंगे या शुरू से समझो 100 क्वेश्चन से 60-70 क्वेश्चन तक डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद इजी क्वेश्चन चालू होंगे। फिर डिफिकल्ट में अपना अगर टाइम गया तो बाद के इजी क्वेश्चन हम ये नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल हम बिल्कुल। फेल हो सकते हैं, हमारा पेपर नहीं आएगा। तो इसलिए एक नॉर्मली मैं एक चीज फॉलो करता था, जो हमने प्रिपरेशन जिस तरह से की होती है उस तरह से अपने को पता चलता है कि ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व होने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इसलिए 2 राउंड करने का, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हो 1 घंटे में एक राउंड पूरा करने का, क्वेश्चन पेपर जो देखने का वगैरह रहता है, उसमें जितने भी इजी क्वेश्चंस रहेंगे वो अच्छे खासे आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। और उसके बाद जो समझो बड़े क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है,
या जो अपने को लगता है कि उसमें उस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर बात की 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए अपने को रखने। तो फिर जो ईज़ी क्वेश्चंस हमने 1 घंटे में सॉल्व किए रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस आया हुआ रहता है। या आपने थोड़ा बहुत अपना एक सेव कर लिया होता है स्कोर, थोड़ा बहुत बिल्कुल 30 मार्क्स बिल्कुल का, बिल्कुल 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम तुक्का भी लगाते हैं या कुछ 2 ऑप्शंस में हमारा 50-50 भी बहुत सारा रहता है, या ऑप्शन भी इस तरह के बहुत बार रहते हैं कि उसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, या वो 4 में से ये 2 ये एक ऑप्शन है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ तो दिमाग में रख के हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करता है अपना, कुछ ना कुछ उसमें निकल के आएगा कि अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कर और सकते इम्पोर्टेंट चीज़ की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 में से 100 अपने को अटेम्प्ट करना ही करना है। हैं। बिल्कुल, तो आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड आई वुड लव यस। कि बाकी कैंडिडेट्स भी ये देखें, बिकॉज ये क्लियरली बहुत ही, बिकॉज पहले आप अपना इजी एक बार अटेम्प्ट देकर, इजी एक बार सारा पेपर अटेम्प्ट कर कर यू आर सिक्योरिंग योर मार्क्स, और उसके बाद आप ऊपर जितना भी टाइम आपके पास है आप स्मार्टली उसको यूज़ कर कर टफ क्वेश्चंस को डील कर रहे हो. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल स्ट्रैटेजी, आई मस्ट से. And anything else that you would like to say, because now that we have had this chat, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अगर आपको anything that you would like to advise to the other One candidates, thing so I say would like anything. यस, मतलब और एक नई चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये जो पीपीबी और रिटेल के पेपर में मैंने तो प्रिपरेशन नॉर्मली जो कंटेंट ओरिएंटेड या पीवाईक्यू वगैरह गो थ्रू करके फिर सेशंस वगैरह भी देख लिए थे। मतलब एएफएम के लिए थोड़ा कंसेप्चुअल अच्छी तरह से मैंने प्रिपरेशन किया था, और बाकी के जो रहते हैं मतलब कंटेंट ओरिएंटेड ऐसा ही स्टडी किया था, उसके स्टडी वगैरह रहेगा, उस हिसाब से ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन वैसे टू बी ऑनेस्ट नहीं किया था। पर वो मैं चीज़ एक कहना चाहूँगा कि जो पहले बोलते थे ना, बहुत सारे लोगों का भी पिछले मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह दिए लोगों ने, कि रिटेल ईज़ी रहता है या पीपीबी भी ईज़ी रहता है। पर जी. अभी वो बता नहीं सकते हैं। अभी अभी एएफएम समझो अभी ईज़ी आया थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली, या रिटेल थोड़ा डिफ़िकल्ट आया, तो बाद में आने वाले नवंबर अक्टूबर-नवंबर में फिर उल्टा हो सकता है। इसलिए किसी सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि ये ईज़ी आएगा, ये डिफ़िकल्ट आएगा। ऐसा किसी को नहीं बोल सकते। पर हम चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो हर सब्जेक्ट में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। मतलब उसमें एम्फसाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम हम बोल नहीं सकते कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, या मतलब वन बिल्कुल लाइनर बिल्कुल. वगैरह ज़्यादा आएँगे या केस स्टडी वगैरह ज़्यादा आएँगे, तो हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब वही, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ये स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी इसमें, राइट? बस। और एक चीज़ मेरा क्या था मैम कि हाँ. अभी दूसरे लोगों का वगैरह रहता है कि हम पेपर को ऐसे ही जाएँगे, निकलता है तो ठीक है, समझो बोलते हैं कि तुम्हारा निकला, नहीं निकला, मेरे 2 निकले, 2 रह गए, तो अभी अक्टूबर में देंगे, 2 मई में देंगे, ऐसा मेरा नहीं था। अभी ऑलरेडी मैं इतना लेट किया है जेईई के लिए, तो मेरा माइंड में पक्का था कि मेरे को 1 अटेम्प्ट में ही क्लियर करना था। तो वही वही सोचकर मैं मतलब कॉन्फिडेंस वो मेरा वैसा था एक्चुअली। मतलब स्टडी उतना भी ज़्यादा अभी मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था टू बी ऑनेस्ट। ओके. पर पर अगर पॉसिबल होता है, अगर आप अच्छी तरह से टाइम दे सकते हो, तो मॉक भी थोड़ा बहुत आप मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए। और स्पेशली केस स्टडी वगैरह रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल वगैरह वीडियो रहेंगे, मैराथन वीडियो रहेंगे, जिसमें केस स्टडी वगैरह ज़्यादा हो, तो वो बेटर रहेगा प्रिपेयर करके अगर हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम श्योर ये बहुत ही वंडरफुल इंसाइट्स हैं, ये सभी को प्रेपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे. And with this, I would like to congratulate you once again and wish you all the very best for CAB as well. I hope आप उसमें भी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में, एंड आई एम श्योर आप फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में उसे भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे. एंड आई वुड लाइक टू साइन दिस सेशन ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.